everybody. So, how are you all? I'm doing great. This is Radhika Dua, your mentor, co explorer, and learning buddy for your amazing journey ahead of becoming future professionals. Here at Sharper, we believe in nothing less than excellence. That is why we thoroughly believe that you all can excel in your respective fields. अभी तक हम बहुत कुछ कवर कर चुके हैं. Especially when we are talking about GST, we have seen that what is GST, how does it work, what is the required calculation, liability कैसे निकाली जाए, ITC कैसे claim करते हैं. Also we saw how utilization of ITC took place. अब आगे बढ़ते हैं. जब इतना कुछ हमने जान लिया GST के बारे में, तो अब वक्त है कि रिटर्न्स के बारे में भी जान लिया जाए. मैम हमें ये भी तो बता दीजिए कि how to fill these returns. Or what are the returns that are required to be filled? So in today's session, we will talk about various returns that are associated with GST, their due dates. And then we will move to our next topic. चल आइए शुरू करते हैं. हाँ जी, so there are various GST returns. कुछ returns हैं जो specific users के लिए हैं, कुछ returns हैं that everybody has to fill those returns. कुछ returns हैं जो सिर्फ एक कंपोजिट स्कीम आप यूज लेते हैं तो आपको फॉलो करना है. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द रिटर्न्स दैट देयर आर सो दैट यू नो एवरीथिंग. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आगे जाएं तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि पिछली ऑर्गेनाइजेशन दूसरी स्कीम फॉलो कर रही थी तो ये वाली रिटर्न्स थी. नेक्स्ट जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप गए वहां देयर इज समथिंग एल्स फॉलोड एंड यू आर अनएबल टू डू इट. दैट विल मेक नो सेंस टू अस, राइट? सो दैट इज व्हाई आई विल गिव यू ऑल द नॉलेज. टेक ऑल इन, ग्रास्प ऑल इन, एंड देन choose what you have to follow in your organization. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि हमारे लिए क्या है आज मैम के पिटारे में. So there are common GST returns and forms that we all follow. Then such as ये कुछ examples हैं common GST returns and forms के, जैसे GSTR1, 2B, 3B, 9, 9C. ये कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जो यूजुअली सभी को भरने पड़ रहे हैं. बट हर एक रिटर्न का, हर एक फॉर्म का कुछ मीनिंग है. दैट व्हाई आर वी डूइंग दिस, व्हाट डज इट मीन, व्हाई डू आई हैव टू डू इट, व्हाट इफ आई डू नॉट फॉल अंडर दिस कैटेगरी, अंडर दिस क्राइटेरिया जहां मुझे शायद भरनी ना हो. सो व्हाट इज टू बी डन. उसके लिए आज की पूरी क्लास हम इसी पे डेडिकेट करेंगे कि व्हाट इज टू बी डन. ओके, चलिए सबसे पहले डिटेल्ड ओवरव्यू लेते हैं हम जीएसटी रिटर्न्स का, जो अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 हमने भरी और आगे भी भरेंगे. सबसे पहले बात कर रही हूं मैं GSTR1 की. GSTR1 यानी आउटवर्ड सप्लाईज रिटर्न. आउटवर्ड सप्लाईज रिटर्न मतलब एक ऐसी रिटर्न जिसमें मेरी जितनी भी सेल्स हो रही हैं, जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज हो रही हैं, मैं उसकी इंटीमेशन दे रही हूँ, उनके उससे रिलेटेड रिटर्न भर रही हूँ. So this is outward supply return. मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ कि मैंने इस पर्टिकुलर पीरियड में, इस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में मैंने कितना रिटर्न, सेल्स या इनकम करा है. ठीक है. So the purpose of this return GSTR1 is to report sales or income and outward taxable supplies made during the tax period. ध्यान देंगे. देखो हम कह रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम टोटल सेल्स भी बता रहे हैं, टोटल इनकम कितनी हुई और उसमें से टैक्सेबल सप्लाईज कितनी थी, दोनों चीजें बता रहे हैं. मतलब मैम टोटल सेल्स में सारी वही तो सेल्स आई जो हमारी टैक्सेबल नहीं. याद करो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी तो था हमारे पास. नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी तो होता है. क्या पता आपने उस टैक्स पीरियड में कुछ नॉन टैक्सेबल सप्लाई करा हो. कुछ जीरो रेटेड या एक्सेम्प्ट भी तो हो सकती हैं चीजें. कुछ जीरो रेटेड या फिर एग्जेम्प्ट भी तो हो सकते हैं प्रोडक्ट्स जो आप बेच रहे हो. रिपोर्ट मुझे टोटल सेल्स की करनी है सारी, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताना है कि टैक्सेबल सप्लाई कितनी थी इसमें से. टोटल सेल्स, मान लीजिए मेरी टोटल सेल्स 100 CR की थी, इसमें से टैक्सेबल सप्लाईज मेरी सिर्फ 60 CR की है. सो आई हैव टू रिपोर्ट बोथ द थिंग्स. आई हैव टू रिपोर्ट कि मैंने इतनी सेल्स करी और जिसमें से इतनी टैक्सेबल है. ठीक है. हम क्यों भर रहे हैं ये? क्योंकि गवर्नमेंट को एनेबल कर रहा है और बायर को एनेबल कर रहा है टू रिकंसाइल एंड क्लेम आईटीसी. अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको ये रिटर्न भरनी अनिवार्य है. इट इज समथिंग विच इज मैंडेटरी इन नेचर. पहली बात तो ये जानेंगे, इट इज मैंडेटरी इन नेचर. क्या इम्पैक्ट है इसका?
The details filled in GSTR1 helps auto-populate the recipients 2B or 2A, allowing them to claim ITC. जो डिटेल्स आप GSTR1 में भरते हो उसी से GSTR2A या 2B जिसमें भी आप फॉल कर रहे होंगे वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली ये रिटर्न डाटा उठा लेती है कहां से, GSTR1 से। आपकी GSTR2 ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न है, मतलब GSTR2 ऑटोमेटिकली डेटा इकट्ठा करती है कहां से, GSTR1 से और 3B से। ठीक है, तो जो डेटा आप GSTR1 में दोगे उससे GSTR2A या 2B कि आप आपके स्टेटस के हिसाब से, या तो आप 1 में 2A में है या 2B में है, राइट। तो इन दोनों रिटर्न्स जैसी आपने 1 भरी आपकी 2A या 2B ऑटो पॉपुलेट हो गई, इसीलिए जो बहुत जरूरी है ताकि आप ITC क्लेम कर पाओ। इसीलिए इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि आप GSTR1 में करेक्ट डिटेल्स देंगे, अदरवाइज आप ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर मैं टोटल में अभी तक जान चुकी हूँ कि ITC क्या होता है, राइट। अगर मेरा ITC ही नहीं है बढ़िया, जिस मतलब मैंने इतना खर्चा करा, याद करो उस एग्जाम्पल में मेजर खर्चा वाज ITC, इस ITC को हम क्लेम करना चाहते हैं, राइट। अगर मैं ITC ही क्लेम नहीं कर पा रही हूँ तो व्हाट इज द पॉइंट, अगर मैं ITC ही क्लेम नहीं कर पा रही हूँ तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, फिर तो सेल्स टैक्स ही हो गया बिल्कुल। व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ न्यू GST रिजाइन, फिर तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना। सो दैट इज वाई ITC क्लेम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ITC क्लेम करने के लिए मुझे चाहिए कि मैं अच्छे से अपना GSTR1 भरूं विद करेक्ट डेटा एंड ऑन टाइम, राइट। हाँ जी, सो देयर आर वेरियस GST रिटर्न्स। कुछ रिटर्न्स हैं जो स्पेसिफिक यूजर्स के लिए हैं, कुछ रिटर्न्स हैं दैट एवरीबॉडी हैज टू फिल दोज रिटर्न्स, कुछ रिटर्न्स हैं जो सिर्फ एक कंपोजिट स्कीम आप यूज लेते हैं तो आपको फॉलो करना है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द रिटर्न्स दैट देयर आर सो दैट यू नो एवरीथिंग। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आगे जाएं तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि पिछली ऑर्गेनाइजेशन दूसरी स्कीम फॉलो कर रही थी तो ये वाली रिटर्न्स थी, नेक्स्ट जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप गए वहां there is something else followed and you are unable to do it. That will make no sense to us, right? So that is why I'll give you all the knowledge, take all in, grasp all in, and then choose what you have to follow in your organization. ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि हमारे लिए क्या है आज मैम के पिटारे में। So there are common GST returns and forms that we all follow. Then such as ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉमन GST रिटर्न्स एंड फॉर्म्स के, जैसे GSTR1, 2B, 3B, 9, 9C, ये कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जो यूजुअली सभी को भरने पड़ रहे हैं। बट हर एक रिटर्न का, हर एक फॉर्म का कुछ मीनिंग है, that why are we doing this, what does it mean, why do I have to do it, what if I do not fall under this category, under this criteria जहाँ मुझे शायद भरनी ना हो। so what is to be done, उसके लिए आज की पूरी क्लास हम इसी पे डेडिकेट करेंगे कि व्हाट इज टू बी डन। ओके, चलिए सबसे पहले डिटेल्ड ओवरव्यू लेते हैं हम GST रिटर्न्स का, जो अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 हमने भरी और आगे भी भरेंगे। सबसे पहले बात कर रही हूं मैं GSTR1 की। GSTR1 यानी आउटवर्ड सप्लाईज रिटर्न। आउटवर्ड सप्लाईज रिटर्न मतलब एक ऐसी रिटर्न जिसमें मेरी जितनी भी सेल्स हो रही हैं, जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज हो रही हैं, मैं उसकी इंटीमेशन दे रही हूँ, उनके उससे रिलेटेड रिटर्न भर रही हूँ। सो दिस इज आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न। मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ कि मैंने इस पर्टिकुलर पीरियड में, इस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में मैंने कितना रिटर्न सेल्स या इनकम करा है। ठीक है, सो द पर्पस ऑफ दिस रिटर्न GSTR1 इज टू रिपोर्ट सेल्स और इनकम एंड आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, देखो हम कह रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम टोटल सेल्स भी बता रहे हैं, टोटल इनकम कितनी हुई और उसमें से टैक्सेबल सप्लाईज कितनी थी, दोनों चीजें बता रहे हैं। मतलब मैम टोटल सेल्स में सारी वही तो सेल्स आई जो हमारी टैक्सेबल नहीं, याद करो नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी तो था हमारे पास, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी तो होता है। क्या पता आपने उस टैक्स पीरियड में कुछ नॉन टैक्सेबल सप्लाई करा हो, कुछ जीरो रेटेड या एक्सेम्प्ट भी तो हो सकती हैं चीजें, कुछ जीरो रेटेड या फिर एग्जेम्प्ट भी तो हो सकते हैं प्रोडक्ट्स जो आप बेच रहे हो।
रिपोर्ट मुझे टोटल सेल्स की करनी है सारी, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताना है कि टैक्सेबल सप्लाई कितनी थी इसमें से। टोटल सेल्स, मान लीजिए मेरी टोटल सेल्स 100 CR की थी, इसमें से टैक्सेबल सप्लाईज मेरी सिर्फ 60 CR की है। सो आई हैव टू रिपोर्ट बोथ द थिंग्स। आई हैव टू रिपोर्ट कि मैंने इतनी सेल्स करी और जिसमें से इतनी टैक्सेबल है। ठीक है, हम क्यों भर रहे हैं ये? क्योंकि ये गवर्नमेंट को एनेबल कर रहा है और बायर को एनेबल कर रहा है टू रिकंसाइल एंड क्लेम आईटीसी। अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं, अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं तो आपको ये रिटर्न भरनी अनिवार्य है। इट इज समथिंग विच इज मैंडेटरी इन नेचर। पहली बात तो ये जानेंगे, इट इज मैंडेटरी इन नेचर। क्या इम्पैक्ट है इसका? The details filled in GSTR1 helps auto-populate the recipients to B or to A, allowing them to claim ITC. जो डिटेल्स आप GSTR1 में भरते हो उसी से GSTR2A या 2B जिसमें भी आप फॉल कर रहे होंगे वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। मतलब ऑटोमेटिकली ये रिटर्न डाटा उठा लेती है। कहां से? GSTR1 से। आपकी GSTR2 ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न है, मतलब GSTR2 ऑटोमेटिकली डेटा इकट्ठा करती है। कहां से? GSTR1 से और 3B से। ठीक है, तो जो डेटा आप GSTR1 में दोगे उससे GSTR2A या 2B कि आप आपके स्टेटस के हिसाब से, या तो आप 1 में 2A में है या 2B में है, राइट? तो इन दोनों रिटर्न्स जैसी आपने 1 भरी, आपकी 2A या 2B ऑटो पॉपुलेट हो गई। इसीलिए जो बहुत जरूरी है ताकि आप आईटीसी क्लेम कर पाओ, इसीलिए इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि आप GSTR1 में करेक्ट डिटेल्स देंगे, अदरवाइज आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर मैं टोटल में अभी तक जान चुकी हूँ कि आईटीसी क्या होता है, राइट? अगर मेरा आईटीसी ही नहीं है बढ़िया, जिस मतलब मैंने इतना खर्चा करा, याद करो उस एग्जाम्पल में मेजर खर्चा वाज आईटीसी, इस आईटीसी को हम क्लेम करना चाहते हैं, राइट? अगर मैं आईटीसी ही क्लेम नहीं कर पा रही हूँ तो व्हाट इज द पॉइंट? अगर मैं आईटीसी ही क्लेम नहीं कर पा रही हूँ तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, फिर तो सेल्स टैक्स ही हो गया बिल्कुल। व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ न्यू जीएसटी रिजाइन? फिर तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना। सो दैट इज वाई आईटीसी क्लेम करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए आईटीसी क्लेम करने के लिए मुझे चाहिए कि मैं अच्छे से अपना GSTR1 भरूं with correct data and on time, right? So I'm hoping GSTR1 में क्या भर रहे हैं ये हमें समझ आ गया, बट किस किस को भरनी है, इसके क्या फायदे, लेट्स सी। ठीक है, इसका फायदा देख लिया मैंने। फायदा है कि मुझे आईटीसी क्लेम करनी है तो मुझे बताना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को कि मेरा कितना सेल हुआ है उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस किस को भरनी है GSTR? किस किस को भरनी है GSTR1? कह रहे हैं कि ऑल रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स। अगर आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हो रेगुलर कैटेगरी में, जो कि ऑलमोस्ट सभी लोग हैं जो रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं। आप रजिस्टर्ड हैं, रेगुलर स्कीम में है, कॉम्पोजिट स्कीम में नहीं है, तो आप क्या भरेंगे? GSTR1। किस लिए भरेंगे? आईटीसी क्लेम करने के लिए। आगे फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए 2 तरीके हैं इसको भरने के, द 2 ways जिससे आप भर सकते हैं GSTR1। या तो आप उसे मंथली भरेंगे, यानी हर मंथ भरना है आपको, या फिर आप उसे क्वार्टरली भरेंगे, हर क्वार्टर के लिए एक रिटर्न भरनी है। मंथली मतलब हर मंथ के लिए रिटर्न भरनी है नेक्स्ट मंथ, और हर क्वार्टर का मतलब एक क्वार्टर खत्म हुआ तो जो उस क्वार्टर को फॉलो कर रहा है मंथ, उसमें आप रिटर्न भरेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर क्वार्टर। गॉट इट? मंथली का मतलब है कि आपको हर मंथ की रिटर्न भरनी है, और क्वार्टरली का मतलब आपको हर क्वार्टर के लिए एक रिटर्न भरनी है। मैं एक छोटा सा बिजनेस पर्सन हूं और मेरी इनकम 5 करोड़ से नीचे है, 5 करोड़ है या उससे नीचे है, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस कि मैं हर मंथ इतना पैसे लगा के रिटर्न बार बार भरवाऊं, या फिर मैं अपनी एनर्जी लगा रही हूँ, अपना रिसोर्स लगा रही हूँ, एंड एवरी मंथ आई डू नॉट वांट टू फिल द रिटर्न। क्योंकि मैं एक स्मॉल एंटरप्राइज हूँ, मैं एक स्मॉल बिजनेस पर्सन हूँ, मेरी इनकम, मेरा टर्नओवर 5 करोड़ है या उससे नीचे है, तो मुझे एक ऑप्शन दिया गया है कि मैं QRMP स्कीम में जा सकती हूँ। QRMP मतलब QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, कि मैं पेमेंट तो मंथली करूंगी बट रिटर्न में क्वार्टर में एक ही बार भरूंगी। मुझसे मंथली पेमेंट ले लो,
GSTR 1 की मैं आपको ITC क्लेम करने के लिए बता रही हूँ, मुझे कितनी मेरी लाइबिलिटी बनती है वो मुझसे हर महीने ले लो, कोई बात नहीं, जितनी भी मेरी लाइबिलिटी बनती है मैं उसको रिस्पेक्टिव रिटर्न में भर दूंगी। हर मंथ मुझसे पैसे लेते रहो, बट जो रिटर्न भरने का सिस्टम है ना, ये मैं एक क्वार्टर में, एक जब क्वार्टर खत्म होगा तो मैं भरूंगी, दैट्स इट। सो इफ यू आर अ बिग बिजनेस दैट मीन्स योर टर्नओवर इज अबव 5 CR, तो आपको मंथली रिटर्न भरनी है। If you are a small business and your turnover is 5 crore or less than 5 crore, तो आपको रिटर्न भरनी है एक क्वार्टर में एक बार। पेमेंट आप टैक्स की पर मंथ करते रहो, जितना आपका ड्यू टैक्स है उसकी पर मंथ पेमेंट करते रहो रिस्पेक्टिव रिटर्न फॉर्म के साथ। बट रिटर्न जो भरनी है GSTR 1 की, वो एक क्वार्टर में एक बार भरेंगे। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है पेमेंट करना और एक होता है रिटर्न भरना, राइट? पेमेंट तो आप इजीली एक चालान बनाओ एंड यू कैन मेक पेमेंट, उसमें बहुत टाइम नहीं लगता। बट जब आप रिटर्न भरते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स, देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स दैट यू हैव टू फिल, दैट यू हैव टू कंप्लाई, देयर इज अ लॉट ऑफ कंप्लायंस देयर, राइट? सो दैट इज व्हाई हमने बोला QRMP स्कीम छोटे बिजनेस जो बिजनेस वाले हैं उनके लिए बना दो, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है, उनके लिए एक स्कीम बनाओ QRMP। मंथली टैक्स की पेमेंट करते रहे, बट रिटर्न वो एक क्वार्टर में एक बार भरेंगे, दैट्स इट। ठीक है, चलो। अच्छा, क्या ड्यू डेट क्या है, कब तक भरूं मैं इस रिटर्न को? आप इस रिटर्न को भर सकते हैं अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको मंथली भरनी है ये रिटर्न। और कौन सी डेट तक भरनी है? 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मतलब अगर मैं मई के लिए रिटर्न भर रही हूँ, मैं मई 25 के लिए रिटर्न भर रही हूँ, तो 11th ऑफ जून 25 इज माई ड्यू डेट फॉर GSTR 1। बट अगर मेरी 5 करोड़ से नीचे है टर्नओवर और मैंने QRMP स्कीम ले रखी है, तो मुझे पेमेंट तो मुझे करनी है GSTR 3 में, मैं पेमेंट करती रहूंगी टैक्स की, पर रिटर्न कब भरनी है? तो मुझे भरनी है रिटर्न 13th ऑफ द मंथ आफ्टर क्वार्टर एंड। फर्स्ट क्वार्टर कौन सा होता है? अप्रैल टू अप्रैल टू 25 जून, ये फर्स्ट क्वार्टर है। इस फर्स्ट क्वार्टर की मैं रिटर्न कब भरूंगी? इसकी मैं रिटर्न भरूंगी 13th ऑफ जुलाई 25। सो दैट इज हाउ इट विल वर्क। मुझसे टैक्स की पेमेंट पर मंथ लेते रहना, जो भी ड्यू डेट होगी उस हिसाब से, ठीक है? पर रिटर्न मुझसे एक ही बार भरवाओ क्वार्टर के एंड में, जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसकी 13 तारीख तक। दोनों बातों में फर्क समझ आ रहा है? टैक्स पेमेंट एंड रिटर्न दोनों अलग अलग चीजें हैं। टैक्स पेमेंट आप सिर्फ एक चालान बना के नॉर्मली कर सकते हैं, राइट? पर रिटर्न भरने के लिए आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी, कंप्लायंस उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो जब मैं GSTR 1 की बात कर रही हूँ, जिसमें मुझे सिर्फ आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल देनी है, टैक्स नहीं पे करना, मुझे आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स देनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? मुझे, अगर मेरा बड़ा बिजनेस है, 5 करोड़ से ऊपर मेरा टर्नओवर है, तो मैं रिटर्न भरूंगी मंथली, हर महीने की 11 तारीख तक मुझे डिटेल्स गवर्नमेंट को देनी है, राइट? बट अगर मेरा छोटा बिजनेस है, मतलब मेरी इनकम, मेरा टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है, तो मैं टैक्स की पेमेंट हर मंथ ले लो, बट जो ये डिटेल्स देने वाला काम है, ये एक क्वार्टर में एक बार देना। जब ये क्वार्टर खत्म हो जाएगा, उसके नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख तक मुझसे ये रिटर्न आप ले लेना, जिसमें मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगी। गॉट इट? चले, दैट वाज ऑल अबाउट GSTR 1। अब आगे मूव करते हैं। Hello accountants, welcome to SharpUp. This is Radhika Dua, your mentor for this accounting course. यहाँ हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाते हैं। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। फर्स्ट, why do you need this accounting course? 2, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा? Third, what is the syllabus for this course? And fourth, why you should choose SharpUp. Let's talk about point number 1. Why do you need this accounting course? बिना conceptual clarity के लिए accountant बनना तो impossible है, right? Most of the accountants feel कि tally सीख लिया तो accounting सीख ली, जबकि tally सिर्फ एक accounting software है। Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली ट्रेन करने का, आपको रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग सिखाने का, और एंड ऑफ कोर्स
आपको जॉब रेडी बनाने का। बात करें सिलेबस की, तो हम आपको कुछ 35 सेशंस देने वाले हैं, where you will get 40+ hours of practical training। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ ले जाती हूँ। यहाँ पर आपको फ्री डेमो सेशन मिलेगा। And you can click on the session wise syllabus. You can check it out here. अब अगर मैं बात करूं कि why you should choose SharpUp, देखिए we have 40+ hours of comprehensive learning, affordable course है, सर्टिफिकेशन मिलेगी, हाँ जी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी कंप्लीशन पे, साथ ही साथ वी हैव अ 3-day रिफंड पॉलिसी फॉर यू। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी आपको ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है। वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ accountants out there in industry. So देर किस बात की है। थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर टुडे। आई लुक फॉरवर्ड कि आप हमें इस कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग में ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। दिस इज राधिका दुआ साइनिंग ऑफ। हाँ जी, अब हम बात करें GSTR 3B की। नाउ यू टेल मी, व्हाट डज द गवर्नमेंट वांट? गवर्नमेंट क्या ये चाहती है कि आप बस डिक्लेयर कर दो कि आप कितनी सेल्स कर रहे हैं, कितनी इनकम कमा रहे हैं? नहीं, राइट। गवर्नमेंट इज कंसर्न विद इट्स टैक्स पेमेंट, दैट इज फॉर श्योर। सो गवर्नमेंट कह रही है भाई मुझे मेरा हिस्सा दे दो। गिव मी द टैक्स लाइबिलिटी एज व्हाट, गिव मी द कैलकुलेशन एज पर यू, व्हाट डू यू थिंक इज द टैक्स लाइबिलिटी? गिव मी अ समरी कि कितना आपका इनवर्ड परचेज था, कितना आपका आउटवर्ड सेल्स था, और मेरा टैक्स। गिव मी द टैक्स that is due, the liability that is with you, just pay it now। so ये कहाँ पेमेंट करेंगे? so हम ये पेमेंट करते हैं GSTR 3B में। so GSTR 3B is nothing but a summary return with tax payment। this is most important for the government। imagine government को क्या चाहिए भाई, टैक्स ही तो चाहिए, तो ये इसके लिए तो बहुत ज्यादा important है ये रिटर्न। so the purpose, what is the purpose of this tax return? it is to declare summary of inward and outward supplies, calculate the tax liability and make the tax payment। this is most important that you make the tax payment। why it is mandatory? first of all, it is mandatory in nature for tax payment and to comply with monthly or quarterly GST liability। या तो आप मंथली में फॉल कर रहे होंगे या क्वार्टरली में फॉल कर रहे होंगे, राइट। किस किस को एप्लीकेबिलिटी है इसकी? सारे के सारे, ऑल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। आप रजिस्टर्ड हैं और रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हैं, आपको भरना ही भरना। अभी पहले मैंने क्या पढ़ा था, क्या भरना है अगर आप रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, एक बार टैक्स पेयर हुए हैं, चाहे आप वॉलंटरली क्यों ना कर लिया अपने आप को आपने रजिस्टर। क्या क्या भरना है? अभी तक GSTR 1 देख लिया मैंने, मैंडेटरी है नेचर में, और GSTR 3B भी मैंडेटरी है। फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर आप बड़े टैक्स पेयर हैं, टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो मंथली में आपको GSTR 3B भरनी है, और अगर आप क्वार्टरली में है तो आपको QRMP स्कीम के हिसाब से कब भरनी है? एक क्वार्टर में एक बारी, राइट। पेमेंट करते रहो हर महीने, पेमेंट करते रहो हर महीने, बट रिटर्न, हम रिटर्न की बात करें, क्वार्टर में एक बारी है, ठीक है। चलिए, तो ड्यू डेट क्या है? अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस, आपका मोर देन 5 CR आपका टर्नओवर है, तो आपको 20 तारीख की, फॉलोइंग मंथ की 20 तारीख तक ये रिटर्न भर देनी है। मतलब अगर मैं अप्रैल 25 की बात कर रही हूँ, तो मुझे 20 मई तक ये रिटर्न भर देनी है। और अगर मैं क्वार्टरली स्कीम में हूँ, अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रही हूँ, दैट इज अप्रैल टू जून, तो हर स्टेट में एक अलग डेट दी गई है, या तो 22nd या 24th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। एवरी स्टेट हैज अ डिफरेंट डेट। क्या हमें याद करनी है? नहीं, हमें याद नहीं करनी डेट। जब हम उस स्टेट में वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल गेट टू नो कि उस स्टेट का ड्यू डेट क्या है। आपको याद करने की कोई नीड नहीं है, बस ध्यान रखना है कि फ्लैगिंग करते वक्त आपको ध्यान रहे कि हमारे लिए ड्यू डेट क्या एप्लीकेबल है।
तो अगर अप्रैल से जून 25 की बात करें तो या तो 24 या तो 22, ये 24 जुलाई, डिपेंडिंग आप कौन सी स्टेट में है। गॉट इट? चलिए, मतलब मैंने GSTR 1 भरी किस लिए, ये बताने के लिए कि मेरी सेल्स कितनी है और मैंने ITC क्लेम कर ली। मैंने GSTR 3 भरी किस लिए भरी, ताकि मैं एक समरी बनाऊं जिसमें इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाईज की सारी डिटेल्स दी जाए, और साथ ही साथ मैं बताऊं कि मेरी टैक्स की लाइबिलिटी कितनी बन रही है और उसकी पेमेंट कर दूं। सो दैट इज वाई GSTR 3। अब आगे बढ़ते हैं। GSTR 4, हम GSTR 4 पे आ चुके हैं, विच इज अ एनुअल रिटर्न। इट इज अ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न मतलब एक ही बार भरनी है साल में। इट इज एन एनुअल रिटर्न फॉर कॉम्पोजिशन डीलर्स। जिन डीलर्स ने कॉम्पोजिशन स्कीम चूज करी है, जिन डीलर्स ने कॉम्पोजिशन स्कीम चूज करी है, ये हर किसी ने नहीं करी है, ये सिर्फ उसने करी है जिसने कॉम्पोजिशन स्कीम चूज करी है। तो रेगुलर टैक्स पेयर यहाँ पर आ गए क्या? नो, ये रेगुलर वालों के लिए नहीं है, ये रेगुलर वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम चूज करी है। क्या क्या रीजन, क्या पर्पस है इसका? कुछ नहीं है। कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या होता है बेटे? कॉम्पोजिशन स्कीम में आप पहले से एक गवर्नमेंट के साथ तय कर लेते हो कि आई एम अ business person, I am a business person who do not want to get into so many compliances। तो हम क्या करते हैं, इजी सिंपल स्कीम ले लेते हैं जीएसटी में, जहां पर स्मॉल टैक्स पेयर्स जो टीडीएस फॉर्मेलिटीज है ना जीएसटी की, छोटी छोटी जो फॉर्मेलिटीज है उसको नहीं करना चाहते हैं। they want to get rid of it and they want to pay GST at a fixed rate of return। fixed rate of return पे हम एक टैक्स भरना चाहते हैं, और हम कह रहे हैं कि वी कैन, जो जीएसटी में जितनी भी सारी चीजें कि अपनी बुक्स मेंटेन करो, आपको हर महीने रिटर्न भरनी है, हर महीने अलग अलग रिटर्न है, कोई कह रहा है GSTR 1 भर दो, कोई कह रहा है GSTR 3 भी भर दो, फिर आप 2 भी मांगेंगे, फिर आप कोई और सी मांगेंगे। यू आर आस्किंग अ लॉट ऑफ रिटर्न्स एंड आई एम अ स्मॉल टैक्स पेयर। छोटा सा मेरा बिजनेस है, छोटा सा मेरा बिजनेस है, मैं इतनी सारी टीडीएस जो जीएसटी की फॉर्मेलिटीज हैं, कंप्लायंसेस हैं, मैं उन्हें फॉलो नहीं कर सकती हूँ। सो प्लीज गिव मी वन ऑप्शन जिससे आई कैन ऑप्ट आउट ऑफ दीज सो मेनी टीडीएस फॉर्मेलिटीज, कंप्लायंसेस। सो द गवर्नमेंट गिव देम वन ऑप्ट आउट ऑप्शन। उन्होंने बोला कि अगर आप स्मॉल बिजनेस पर्सन है, यानी कि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, यानी कि आपका टर्नओवर कितने से नीचे है? 1.5 करोड़ से नीचे है, तो हम मान लेंगे कि आप स्मॉल टैक्स पेयर हैं, और हम आपको एक ऑप्शन देते हैं दैट आप कॉम्पोजिशन स्कीम को चूज कर सकते हो। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है कि मैं हर महीने जो टीडीएस टास्क है ये नहीं करूंगी, मैं एक फिक्स रेट से हर महीने एक फिक्स रेट से जीएसटी पेमेंट करती रहूंगी। हर महीने नहीं, जस्ट जब भी ड्यू डेट आएगी मैं हर महीने एक, आई एम वेरी सॉरी, मैं हर टाइम एक फिक्स्ड रेट से आपकी जीएसटी पेमेंट कर दूंगी, राइट? एंड आई विल कीप ऑन गिविंग यू माई पेमेंट्स बट ऑन अ प्री डिफाइंड फिक्स रेट। मैंने पहले से आपको एक फिक्स रेट बता दिया है, उस फिक्स रेट से आप मुझसे पेमेंट लेते रहना। मैं कोई आईटीसी क्लेम नहीं करने वाली, मैं कोई छोटी छोटी इंटीग्रिटीज में नहीं जाऊंगी। मैं आपने मुझे कहा है कि इतना % जीएसटी देना है, तो मैं आपको इतना % जीएसटी दे दूंगी। फॉर एग्जाम्पल आप मैन्युफैक्चरर हैं और मुझे आप कॉम्पोजिशन स्कीम में है, सो कॉम्पोजिशन स्कीम में उनको 0.5% इन सीजीएसटी, 0.5% इन एसजीएसटी, ये प्री डिफाइंड रेट है। इस रेट पे उनको टैक्स देना ही देना है, जितनी भी सेल्स हुई होंगी उतनी उस पे 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी वो दे देंगे। ये देना मैंडेटरी है, उसमें वो कोई आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन स्कीम। कि कॉम्पोजिशन स्कीम में ऐसे साफ साफ दिया हुआ है कि आपको ये ऐसे करना है, राइट? कि हर किसी का रेट, देयर इज अ रेट दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड कि इसी रेट से आपको हमेशा पेमेंट करनी है, राइट? जैसे गुड्स के मैन्युफैक्चरर्स आई टोल्ड यू, जैसे कि रेस्टोरेंट्स हैं जो अल्कोहल सर्व नहीं करते, उनके लिए टोटल 5% जीएसटी है, मतलब 2.5 फॉर सीजीएसटी, 2.5 फॉर एसजीएसटी, एंड दे कैन नॉट क्लेम ITC on it। So उन लोगों के लिए क्या काम है, उन लोगों के लिए पर्पस क्या है इसका?
भाई कुछ नहीं है भाई, इस GSTR 4 का है तो हम आपसे टोटल टर्नओवर जानना चाहते हैं, टैक्स की लाइबिलिटी कितनी है, कंपोजिशन स्कीम है, ये बता दो। एनुअली भरनी, क्यों भरना है? क्योंकि वंस अ ईयर है इंस्टेड ऑफ मल्टीपल रिटर्न्स। मल्टीपल रिटर्न्स नहीं भरनी अब आपको, एक साल में एक बार रिटर्न भरनी है। पहले से एक प्री डिफाइंड रेट है, उसी पे टैक्स पेमेंट कर दो। क्योंकि जब तुमने ITC क्लेम करने के लिए वन ही नहीं भरा तो कैसे फिर आप ITC क्लेम करोगे, इसलिए ITC आपको दे ही नहीं रहे, कह रहे जब क्लेम ही नहीं करा दे ही नहीं सकते। ठीक है, टैक्स पेयर्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम्स पे ये एप्लीकेबल है, एक साल में एक बार भरनी है ये रिटर्न। ड्यू डेट क्या है? 30th अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए रिटर्न भर रही हूँ तो मेरे लिए ड्यू डेट क्या है कॉम्पोजिशन स्कीम में? 30th अप्रैल 25। फाइनेंशियल ईयर 24-25 था, यानी कि अप्रैल 24 से मार्च 25। 30th अप्रैल मेरे लिए ड्यू डेट है। 30th अप्रैल को मुझे बताना है मेरी टोटल टर्नओवर कितनी थी पूरे साल और मेरा टैक्स लायबिलिटी क्या है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर। गॉट इट? दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल द गवर्नमेंट इन GSTR 4 इफ आई एम ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन सप्लाई। कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अगर मैं चूज कर रही हूँ तो मुझे ये करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है फॉर्म, दैट इज CMP 08। ये एक स्टेटमेंट कम चलान है फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स। अब क्या है, अब जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स है उनको एक साल में कितनी रिटर्न भरनी है? एक ही रिटर्न भरनी है। हेलो अकाउंटेंट्स, वेलकम टू शार्पअप। मैं हूँ राधिका दुआ, आपकी मेंटोर फॉर GST सर्टिफिकेशन कोर्स। यहाँ पर हम आपको GST प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली दोनों तरीके से सिखाते हैं। मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू यू नीड दिस GST कोर्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस कोर्स का। पॉइंट नंबर 3, मैम सिलेबस क्या है। एंड पॉइंट नंबर 4, why do I need to choose SharpUp। चलिए आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। We know that accounting is incomplete without the knowledge of GST। बहुत सारे अकाउंटेंट्स वहाँ ये सोच रहे हैं कि GSTR 3B and 1 सीख लिया तो पूरा GST आ गया, जबकि ये दोनों तो सिर्फ 2 रिटर्न्स हैं। GST वर्ल्ड बहुत बड़ा है। Most of the accountants they do not know from where to start and where to end। अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि हम आपको कंसेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर दे फॉर GST एंड वी वांट टू मेक यू रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग। वी वांट टू मेक यू जॉब रेडी। मैम सिलेबस कैसा रहेगा? सिलेबस की बात करें तो देयर आर 35 सेशंस एंड 40+ आवर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट तक ले जाती हूँ। ये रहा मेरा GST कोर्स और यहाँ पर आप फ्री डेमो अवेल कर सकते हैं। और सेशन वाइज पूरे GST सिलेबस को देख सकते हैं। अब बात करें कि मैम हमें क्यों शार्पअप चूज करना चाहिए, सो लेट मी टेल यू दैट शार्पअप हैज ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर। हम लोग आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। क्या सर्टिफिकेशन मिलेगी? यस, कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ एक इजी लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश आपको ये पूरा कोर्स अवेल किया जा रहा है। यहाँ पर आपको 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है। सो देर किस बात की है? गो हेड एंड एनरोल योरसेल्फ। Thank you for your time today and I'm looking forward to meet you all in this enriching class। एक साल में एक ही रिटर्न भरनी है, पर उनको सेल्फ असेस टैक्स हर क्वार्टर के लिए भरना है। उनको सेल्फ असेस टैक्स हर क्वार्टर के लिए
डिक्लेयर भी करना है, फिर उसको भरना भी है। देखो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने आपको एक ऑप्शन दिया कि पूरे साल कोई रिटर्न मत भरो, पूरे साल कोई रिटर्न मत भरो, जब साल खत्म होगा 30 अप्रैल को रिटर्न भरना, जिसमें मैं बता देना तुम्हारी कितनी सप्लाई थी पूरे साल, कितनी सेल्स हुई, कितना टर्नओवर हुआ और कितना आपका टैक्स बनता है। अब गवर्नमेंट पूरा एक साल वेट नहीं करेगी आपसे कि आप टैक्स ही नहीं कलेक्ट करें, दैट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। व्हाट गवर्नमेंट विल से कि अब आप क्या करो, क्योंकि आप स्मॉल टैक्स पेयर हो, आप स्मॉल बिजनेस पर्सन हो, तो हम आपको एक ऑप्शन देते हैं, क्वार्टरली पेमेंट करते रहो। हर क्वार्टर के लिए एक बार पेमेंट करो। पेमेंट करने के लिए तो सिर्फ चालान लगता है, टोल्ड यू, रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। तो CMP 08 में हम आपको चालान दे रहे हैं, स्टेटमेंट कम चालान है ये, जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए ही है। CMP 08 भरो, अपना टैक्स भरते रहो क्वार्टर के क्वार्टर, ठीक है। यही लिखा है यहाँ पर कि आप डिक्लेयर करेंगे कि आपका सेल्फ असेस टैक्स कितना बनता है उस क्वार्टर के लिए, और फिर आप उसमें पे करोगे टैक्स। कैसे पे करोगे? इस चालान के थ्रू। कैसे ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को टू ट्रैक द रेवेन्यू फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को ही देना है, क्वार्टरली देना है। ड्यू डेट क्या है इसकी? 18th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर, यानी कि अगर मैं अप्रैल से जून के क्वार्टर की बात कर रही हूँ तो 18th ऑफ जुलाई तक मुझे ये पेमेंट कर देनी है टैक्स की। पूरे क्वार्टर के लिए 18th ऑफ जुलाई को मुझे पेमेंट करनी है। किस में करूंगी पेमेंट? CMP 08 में। CMP 08 में अब हमने क्या क्या कर लिया? 1 कर लिया, 3 भी कर लिया, 4 कर लिया एंड CMP 08 कर लिया। 1 किसके लिए था? ITC क्लेम करने के लिए, आउटवर्ड सप्लाईज बताई आपने। 3 भी किसके लिए था? टैक्स की पेमेंट करने के लिए। एक समरी बनाई जिसमें आपने बताया इनवर्ट सप्लाई कितनी थी, आउटवर्ड सप्लाई कितनी थी, टैक्स कितना बनता है, फिर उस टैक्स को पे कर दिया। फिर इसमें हमने QRMP स्कीम भी पढ़ी थी। QRMP स्कीम में क्या होता है? रिटर्न भर दो क्वार्टर में एक बारी, पर मंथली पेमेंट्स करते रहो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्वार्टरली रिटर्न, GSTR 4 किसके लिए? ये कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए है। आखिरी में हमने पढ़ा CMP 08, जो ये कॉम्पोजिशन वाले हैं इनके लिए। अगर जो इस चालान का नाम क्या है? CMP 08। जो जिनको GSTR 4 भरनी है उनका चालान का नाम है CMP 08। अब हम आगे मूव कर रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट GSTR 5 भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। GSTR 5 हमारे देश के वो बच्चे जो बाहर रहते हैं, हमारे देश के वो होनहार लोग जो नॉन रेसिडेंट है पर अभी भी टैक्सेबल हैं इंडिया में। सो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, आप NR हैं बट इंडिया में टैक्सेबिलिटी बनती है आपकी। देश छोड़ के गए थे तुम, वो दिल नहीं पत्थर है जिसमें देश का प्यार ना हो। अब तुमने देश छोड़ा, दूसरे देश चले गए रहने, हमारे यहाँ के, हमारे इंडियन ओरिजिन के हैं आप, NR हैं, नॉन रेसिडेंट है, सिर्फ रह नहीं रहे हैं आप, पर टैक्सेबल पर्सन अभी भी हैं आप, टैक्सेबल पर्सन अभी भी हैं। अगर आपकी इनकम अक्रू अराइज हो गई है इंडिया में, आप नॉन रेसिडेंट है, आप कहीं भी हो रही हो वर्ल्ड में, आपकी इनकम टैक्स तो इंडिया में देंगे। तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को ये भरनी है रिटर्न। पर्पस क्या है? टू रिपोर्ट सेल्स एंड परचेजेस। जितनी भी सेल्स एंड परचेज हुई है आपकी नॉन रेसिडेंट पर्सन ने करी है फॉर डूइंग बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में जो आप बिजनेस कर रहे हो, जो इंडिया में अक्रू अराइज हुआ है, जो बिजनेस इंडिया में अक्रू अराइज हुआ है, आप NR है, कोई बात नहीं, आप इंडिया में नहीं रहते, हम मान लिया आप नॉन रेसिडेंट इनकम इंडियंस हैं बट टैक्सेबल हैं आप। क्योंकि आप टैक्सेबल क्यों? आप इंडिया में इनकम कमा रहे हो। आप इंडिया में जितनी भी आपकी इनकम अक्रू अराइज हो गई उसके लिए आप रिटर्न भरो। जितनी भी सेल्स परचेजेस आप वाया इंडिया कर रहे हैं, इंडिया से आपको सेल्स परचेजेस हो रही हैं, आप उसके लिए एक रिटर्न भरें। उस रिटर्न का नाम है क्या? GSTR 5। क्या है उस रिटर्न का नाम? GSTR 5। Ensure foreign business pay the applicable taxes on supplies made in India। आप फॉरेन बिजनेस है, नॉन रेसिडेंट है, हो सकता है आप इंडियन ओरिजिन के भी नहीं है आप, बट आप नॉन रेसिडेंट है और इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, तब भी तो आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो गए हैं ना, राइट? यू आर नॉट इंडियन बट यू आर अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब हमारे यहाँ काम कर रहे हो, आके हमारे यहाँ आके काम करोगे
तो जितनी भी आपकी इनकम हमारे रिसोर्सेज यूज करके हो रही है, जितनी भी सेल्स परचेजेस इंडिया से बिजनेस करने में हो रही हैं, उस पर भी आपको टैक्स पे करना है। उसमें आपको डेफिनेटली हमारे रिसोर्स यूज करे हमें टैक्स दो। सो जितने भी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हैं, जिसमें मैंने आपको बोला कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस भी हो सकते हैं और नॉन रेसिडेंट नॉन इंडियंस भी हो सकते हैं, फॉरेनर्स भी हो सकते हैं, फॉरेन बिजनेस भी इसमें इंक्लूडेड है। सो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इररिस्पेक्टिव आप इंडियन ओरिजिन से हैं या नहीं है, ठीक है, उन सबको ये भरनी है जीएसटीआर 5। और क्योंकि हमें आपका ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, आप इंडिया में नहीं रहते, आप नॉन रेसिडेंट है इंडियन के लिए, तो हम आपके लिए हर मंथ भरवाएंगे आपसे ये रिटर्न। हम चाहते हैं आप ये रिटर्न हर मंथ भरे, बिकॉज वी वॉन्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ यू। ड्यू डेट क्या है? 13th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। 13th को आपको, जैसे मैं मई की भर रही हूँ, तो 13th ऑफ जून इज द ड्यू डेट। किसके लिए? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इररिस्पेक्टिव आप इंडियन है या नहीं है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू कि नॉन रेसिडेंट्स में कौन कौन इंक्लूडेड है, इंडियंस एंड नॉन इंडियंस बोथ, इंडियंस एंड फॉरेनर्स सब इंक्लूडेड है इसमें, बस टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज जीएसटीआर 5A। अब जितने भी ऑइडार सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, ऑइडार मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस टू और रिट्रीवल, जितने भी ऑइडा सर्विसेज प्रोवाइडर हैं बट आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, दे आर बेस्ड आउटसाइड इंडिया, दे हैव टू रिपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंडियन कस्टमर्स। आपने इंडियन कस्टमर्स को कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं वो रिपोर्ट करना है आपको। हेल्थ ट्रैक एंड टैक्स ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज। क्या फायदा है इसका कि आप एक ट्रैक रखना चाहते हो कि इंडियन कस्टमर्स को कितनी सर्विसेज मिली, प्लस आप उनसे टैक्स कलेक्ट करना चाहते हो बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन इंडिया, द सप्लाईज आर मेड इन इंडिया, दैट इज व्हाई, and they are provided from outside India, so we want to keep a track of it and we want tax on it, right? किस किस को देना है ये जीएसटीआर 5A देना है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडर्स को, मतलब ऑइडार सर्विस प्रोवाइडर्स को देना है ये, और इनको भी मंथली देनी है पेमेंट, बट द ड्यू डेट फॉर देम इज 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, दैट इज मई की पेमेंट करनी है तो 20th ऑफ जून, राइट? आगे बढ़ते हैं। Now we're talking about GSTR 6 returns for ISG। जितने भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये रिटर्न उनके लिए है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट एलिजिबल आईटीसी टू ब्रांचेस और यूनिट्स ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन। हम सेम ऑर्गेनाइजेशन के छोटी छोटी जो ब्रांचेस हैं या यूनिट्स हैं जो स्प्रेड हुई हैं, हम उनके अंदर जो एलिजिबल आईटीसी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जो मेरा आईटीसी कलेक्ट हुआ है उसको मैं स्मॉल यूनिट्स एंड ब्रांचेस ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। ये सेंट्रल ऑफिस जो है आईएसजी वो एलोकेट करता है आईटीसी टू वेरियस जीएसटीएंस करेक्टली। गॉट इट? किसको एप्लीकेबल है? सिर्फ आईएसडीज को ही एप्लीकेबल है। जितने भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सिर्फ उनको देना है। इनको भी मंथली भरनी है रिटर्न बाय 13th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। दैट इज इफ आई वांट टू फिल द रिटर्न फॉर अगस्त देन इट इज 13th ऑफ सितंबर। द ड्यू डेट इज 13th ऑफ सितंबर, राइट? सिर्फ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना है, मंथली देना है, और ये एलोकेट करते हैं आईटीसी टू अदर जीएसटीएंस करेक्टली। चलिए अब हम जीएसटीआर 7 पे आ जाते हैं। सो ये अक्सर हमारे काम में आता है। जीएसटीआर 5, 5A एंड मे बी 6 तो हमारे काम की नहीं भी इतनी आती, नॉट अ लॉट ऑफ अस विल बी गोइंग देयर, बट जीएसटीआर 7 इज समथिंग जो मेजरली काम आती ही आती है। इट इज अ रिटर्न फॉर टीडीएस डिडक्टर्स। जितने भी लोग टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं अंडर जीएसटी, they have to fill this return। ये आपने जितना टीडीएस काटा है उसको डिक्लेयर करो और उसकी पेमेंट करो सप्लायर्स को अंडर जीएसटी। सो टू डिक्लेयर द टीडीएस ऑन पेमेंट्स मेड टू सप्लायर्स, जितनी भी आपने सप्लायर्स को पेमेंट करी है उस पे जितना भी आपने टीडीएस काटा है उसको डिक्लेयर करो। देन एंश्योर, क्यों कर रहे हैं ये हम क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमने सामने वाले का टीडीएस काट लिया, मुझे डिक्लेयर करना पड़ रहा है अपने जीएसटीआर 7 में। वाई? सो दैट जो मैंने टीडीएस काटा है, जो मेरा
सप्लायर है जिसका मैंने TDS काटा अंडर GST, that person should get the credit of this TDS that I have deducted for them, right? TDS का होल पर्पस ही है कि मैंने आज सोर्स से टैक्स डिडक्ट कर लिया और इसका बेनिफिट, इसका क्रेडिट बाद में उस सप्लायर को मिल जाएगा, राइट? सो आई हैव टू डिक्लेयर कि मैंने कितना TDS काट लिया है, so that this supplier gets the TDS credit and the government tracks the tax deductions. गवर्नमेंट साथ साथ इस डिडक्शन को ट्रैक भी कर पाएगी. क्या फ्रीक्वेंसी है? मंथली करना है. जो और किसको करना है? ये जो लोग TDS काट रहे हैं उसको. और क्या ड्यू डेट है इसकी? 10th of the following month. मतलब अगर मैं अगस्त की रिटर्न भर रही हूं तो 10th of September is my due date, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं 1, हम पढ़ चुके हैं 3B, 2A, 2B तो ऑटो पॉपुलेटेड होती है तो उसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं. हमने 1 पढ़ लिया, हमने 2 पढ़ लिया, 3B पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया 4. किसके लिए था 4? कॉम्पोजिशन वालों के लिए. फिर हमने उनका चालान का नाम भी पढ़ा, CMP 08. फिर हमने 5 पढ़ी, किसके लिए? NRs, टैक्सेबल जो है, चाहे वो इंडियंस हैं चाहे वो फॉरेनर्स हैं. अगर वो NRs हैं और टैक्सेबल पर्सन है, मतलब आप ये याद रखो कि आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप अगर और प्लस आप नॉन रेसिडेंट हो इंडिया के, आप इंडिया में नहीं रहते हैं, आप नॉन रेसिडेंट है. मैं आपके ओरिजिन की बात ही नहीं कर रही हूँ, आप इसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ. आप नॉन रेसिडेंट हो इंडिया के लिए, आप इंडिया में नहीं रहते और इंडिया में बिजनेस करते हैं. आप नॉन रेसिडेंट है और इंडिया में बिजनेस करते हैं, आप टैक्सेबल पर्सन है. गिव अस योर रिटर्न, मंथली पेमेंट करना, आपको मंथली रिटर्न भरनी है. हमें भी तो ट्रैक करना है ना कि आप कितना हमारे देश से कितना आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, फिर उस पर टैक्स भी लेंगे हम आपसे. वी हैव डन 5, वी हैव डन 5A जो कि इसके लिए था, ऑइडार वालों के लिए. फिर हमने GSTR 6 पढ़ी. 6 किसके लिए थी? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए. और अब हम पढ़ रहे हैं GSTR 7 जो किसके लिए है? TDS डिडक्टर्स के लिए. आपने सामने वाले का TDS काटा है, डिक्लेयर करिए इसको प्लीज. हर मंथ डिक्लेयर करिए सामने वाले का कितना TDS काटा है आपने. आगे बढ़ते हैं. अब हम आ गए हैं GSTR 8 पे. ये जितने भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स यानी ई-कॉम ऑपरेटर्स, जैसे कि उबर वाले ई-कॉम ऑपरेटर है, राइट? ये लोग क्या करते हैं? जितने भी ई-कॉम ऑपरेटर्स हैं इनको TCS काटना होता है, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. तो इन लोगों को भी अपनी एक रिटर्न भरनी होती है. They have to report the TCS e-com operators from sellers on their platform. जैसे फ्लिपकार्ट है, Amazon है, छोटे छोटे सप्लायर्स हैं, इनके प्लेटफॉर्म पे आके अपनी चीजें बेचते हैं. Amazon क्या एक प्लेटफॉर्म ही तो है जहां पर लोग आते हैं और अपनी सप्लाईज करते हैं, राइट? सो व्हाट Amazon is essentially doing, meeting the suppliers with the buyers. They're just providing the platform, right? तो Amazon is it is a e-com operator, यानी कि e-commerce operator है, and Amazon is supposed to deduct TCS for these various suppliers. So जितना भी आपने TCS काटा है लोगों का, इन suppliers का, vendors का जो आपने TCS काटा है, इसको रिपोर्ट करिए. कहाँ रिपोर्ट करेंगे? GSTR 8 में रिपोर्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि हम ट्रैक करना चाहते हैं कि कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं और कितना टैक्स कलेक्ट कर लिया आपने सेलर्स से. उसके बाद ये किस किस को एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ ई-कॉम वालों का एप्लीकेबल है. और मंथली करनी है आपको ये रिटर्न, मंथली भरनी है आपको भी ये रिटर्न बाय 10th of the following month. यानी 10th, अगर आप सितंबर की रिटर्न भर रहे हैं तो 10th of अक्टूबर तक भरनी है आपको. चलिए Hello accountant, welcome to SharpUp. I am CA दीपिका बंसल, your mentor for the income tax course, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली. आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ. नंबर 1, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है. नंबर 2, कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं. नंबर 3, कोर्स की क्या सिलेबस कवरेज होगी. एंड नंबर 4, why should you choose SharpUp for the income tax learning. Coming to first point, income tax कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है.
आप किसी भी कंपनी के, फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को बिना इनकम टैक्स की नॉलेज के हैंडल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इनकम टैक्स कोर्स को करना ज़रूरी है। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स ये सोचते हैं कि TDS के प्रोविजंस को पढ़ लेना ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। TDS के प्रोविजंस इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स की लर्निंग को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। कमिंग टू सेकेंड पॉइंट कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव विद दिस कोर्स। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लॉन्च करने का आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली ट्रेन करना है एंड आप लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द रियल वर्ल्ड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के लिए एंड फॉर द जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि इस सिलेबस की क्या कवरेज रहने वाली है। हमने इस कोर्स को टोटल 45 सेशंस में इंक्लूड किया है, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मोर देन 70 आवर्स की कम्प्रिहेंसिव लर्निंग, कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकल। चलिए तो अब वेबसाइट पर चलते हैं और इनकम टैक्स की कोर्स को दिखाते हैं। तो दिस इज़ आवर इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर कुछ डेमो वीडियोस भी है। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे इनकम टैक्स कोर्स को हमने सेशन वाइज डिवाइड किया है, सो दैट यू कैन ईजिली स्टार्ट योर क्लासेस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि why should you choose SharpUp for the income tax learning? Number 1, we have already created more than 1000 accountants in India. We provide more than 70 hours comprehensive learning, conceptually as well as practically. Lifetime आपको एक्सेस मिलता है इस कोर्स का। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी एंड कंप्लीट करने पर आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। So looking forward to see you in this career building opportunity with SharpUp. Thank you so much. अब हम GSTR 9 पे आ गए हैं। दिस इज द एनुअल रिटर्न फॉर रेगुलर टैक्स पेपर। देखो मैं रेगुलर टैक्स पेपर, वापस हम रेगुलर टैक्स पेयर्स पे आ गए, यानी कि आप और मैं जो हम रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं, हम वापस अपने बारे में बात कर रहे हैं। हमने भरी GSTR 1 ITC क्लेम करने के लिए, हमने भरी GSTR 3B टैक्स की पेमेंट करने के लिए और समृद्धि इनपुट आउटपुट सप्लाईज की। 2A ऑटो पॉपुलेट हो गई थी, 2A या 2B ऑटो पॉपुलेट हो गई थी, राइट। अब हमने तीनों भर दी। अब हमें एक एनुअल रिटर्न भी भरनी है। ये तीनों तो भरनी थी, इसके साथ साथ हमें क्या भरना है? एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न क्यों भरनी है? ताकि मैं कंसोलिडेटेड समरी दे पाऊं कि मैंने क्वार्टरली या मंथली कितनी रिटर्न्स पूरे साल में फाइल करी हैं। मेरे पूरे साल में अगर मैं मंथली स्कीम में हूं तो 12 रिटर्न्स मेरी जानी चाहिए GSTR 1 की, 12 रिटर्न्स जानी चाहिए मेरी GSTR 3B की, राइट। अब मैं GSTR 9 भरूंगी एक एनुअल रिटर्न की पूरे साल मैंने ये रिटर्न थी और इन डे पे दी, ये इसकी ड्यू डेट थी, इतने अमाउंट से मैंने रिटर्न भरी है। एक मैं समरी बना के दे रही हूँ भाई, हम आपकी हर तरीके की मदद करना चाहते हैं। हमने रेगुलर पेमेंट करी मंथली, अब हम एक एनुअल समरी भी दे रहे हैं आपको, so that you will give in GSTR 9. It serves as a yearly reconciliation of data. जब आप ये बनाएंगे तो आप ईयरली रिकंसाइल कर सकते हैं अपने डेटा को कि मंथली इतना हुआ था एंड एनुअली आई एम सेइंग इतना हुआ था, तो ये आपस में रिकंसाइल हो रहा है डेटा। सो इट सर्व्स एज अ ईयरली रिकंसिलेशन ऑफ GST डेटा फाइल्ड ड्यूरिंग द ईयर। एनुअली भरनी है, एक साल में एक बारी भरनी है। क्या ड्यू डेट है इसकी? 31st of December फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 31st December फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 क्या GSTR 9 भरने चाहती हूँ तो कब भरूंगी मैं? December 25 में GSTR 9 भरने के लिए लास्ट डेट है मेरी 31st of December 2025. So 31st December following the end of the फाइनेंशियल ईयर। कब एंड हुआ फाइनेंशियल ईयर? 31st मार्च को। इसको फॉलो कब कर रहा है? दिसंबर, 31st December 2025 में, तो 31st December 2025। सब रेगुलर टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो गया उनको ये भरना ही भरना है। इफ योर टर्नओवर
If your turnover exceeds 2 CR, you have to fill this no matter what. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. हम बात कर रहे हैं GSTR 9C की. ये एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है. रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है. क्या हो रहा है कि GSTR 9 का डाटा आपने दिया, उसको मैं आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिकंसाइल करना चाहती हूँ. आपने मुझे GSTR 9 में एक डेटा दिया, एनुअल रिटर्न दी, राइट. मैं उसको आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ रिकंसाइल करना चाहती हूँ, ताकि कोई डिस्क्रिपेंसीज ही नहीं है आपकी रिटर्न में और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. तो जिन जिन लोगों का ऑडिट हो रहा है, यानी कि आप 5 करोड़ रुपए से टर्नओवर एक्सीड कर रहे हैं, बिग टैक्स पेयर्स हैं, आपको 9 तो भरना ही था, आपको 9C भी भरना है. 2 करोड़ एंड अबव हो गया तो आपको 9 तो भरे ही आप, पर आपने 5 करोड़ वाली लिमिट भी क्रॉस कर दी, तब आपको 9C भी भरना है. 9C में क्या है? 9C में आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो आपकी टैक्स जो आपने 9 में टैक्स भरा है, जो डेटा दिया है, वो आप रिकंसाइल करोगे. वो दिखाओगे कि भाई मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और मेरे GST रिटर्न्स आपस में रिकंसाइल्ड हैं. देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी. ऐसा नहीं कि मैं अपनी बुक्स में कुछ और डाल रही हूँ और आपको कुछ और डेटा दे रही हूँ. नो, दिस डाटा इज रिकंसाइल्ड. ड्यू डेट क्या है? 31st ऑफ दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए क्या हो गई ड्यू डेट? 31st ऑफ दिसंबर 2025. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम GSTR 10 की. इसको मैं बोलती हूँ फाइनल रिटर्न. फाइनल रिटर्न यानी कि बस ये रिटर्न भरनी है. फाइनल रिटर्न मतलब बस अब ये रिटर्न भरनी है, फाइनल हो गई, ऐसा है नहीं. फाइनल रिटर्न उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा लिया है, या फिर दे आर गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, अपना बिजनेस ही बंद करा रहे हैं. सो दिस इज द वन फाइनल रिटर्न दैट दे हैव टू फिल. You're going out of business, you're cancelled your registration, अब आप कोई काम नहीं करेंगे under GST. So this is one final return that you have to file. So GSTR 10 to file by when a taxpayer's GST registration is cancelled to declare closing stock and clear liabilities. आपके पास कितना closing stock बचा है और कितनी liabilities clear कर रहे हैं हम, उसके लिए हम क्या भरवा रहे हैं आपसे? एक GSTR 10, ताकि जितने भी आपके पेंडिंग ड्यूज हैं और टैक्स क्रेडिट्स हैं, उनको हम सेटल कर दें आपकी रजिस्ट्रेशन को बंद करने से पहले. आपको डी रजिस्टर करने से पहले जितने भी आपके ड्यूज हैं और टैक्स क्रेडिट है, हम उनको आपस में सेटल कर देंगे. गॉट इट? ये कब हो रहा है? अगर आपका रजिस्ट्रेशन या तो आप कैंसिल करा रहे हो या सरेंडर कर रहे हो, ये एक वन टाइम रिटर्न है, सिर्फ एक बार आपको जिंदगी में भरनी है अगर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो या सरेंडर कर रहे हो. आपने डेट ऑफ कैंसिलेशन जो दी है या फिर जो डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर मिल गया है आपको, वहां से विद इन 3 months आपको ये रिटर्न भरनी है. मतलब समझ नहीं आया मैम हमें? कह रहे डेट ऑफ कैंसिलेशन थी आपकी 31st ऑफ अगस्त, ठीक है, और आपको कैंसिलेशन का ऑर्डर मिला है 30th ऑफ सितंबर, ठीक है. आप अपनी डेट ऑफ कैंसिलेशन डाल रहे थे 31st अगस्त, पर जो आपको ऑर्डर मिला डेट ऑफ कैंसिलेशन का वो आया 30th ऑफ सितंबर. इन दोनों में से जो भी लेटर है, कौन है इन दोनों में से लेटर? 30 सितंबर, ठीक है. यहां से विद इन 3 months आपको ये रिटर्न भरनी है. विद इन 3 months मतलब विद इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, विद इन 31st ऑफ दिसंबर आपको ये रिटर्न भरनी है. 30th ऑफ दिसंबर इनफैक्ट आपको ये रिटर्न भरनी है. सो ड्यू डेट इज 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, विच एवर इज लेटर. इन दोनों में से जो बाद में आएगा, वहां से 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये रिटर्न भरनी है. चलिए आगे बढ़ते हैं और GSTR 11 के बारे में बात करते हैं. इट इज अ रिटर्न फॉर UIN होल्डर्स. मतलब जितनी भी परचेज कर रहे हैं एंटिटीज जिनके पास UIN नंबर है, मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जैसे जितने भी फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, वो लोग जब भी परचेजेस करते हैं और इनवर्ट सप्लाईज पे कोई भी GST पे करते हैं, सो दे कैन क्लेम अ रिफंड ऑन द सेम. पर्सन विद UIN लाइक जितने एम्बेसीज हैं, UN बॉडीज हैं, एटसेट्रा, these any purchases made by them, they can claim a refund on all the inward supplies. पर ये इनको हर मंथ करना है, and by 28th of the month following the month in which inward supplies were received.
मान लीजिए पूरे साल में आपने इनवर्ड सप्लाईज रिसीव करी थी जून में, अक्टूबर में एंड दिसंबर में। आपने इन 3 मंथ्स में इनवर्ड सप्लाईज रिसीव करी, आपके पास UIN है, आप या तो एम्बेसी है, UN बॉडी है, डिप्लोमेटिक फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन है, एक्सेट्रा, जितने भी लोगों के पास UIN होता है, आपने इनवर्ड सप्लाईज करी हैं यानी परचेजेस करी हैं जून में, अक्टूबर में, दिसंबर में। तो आपको कब कब भरनी है GSTR 11? आपको भरनी है 28 जुलाई, 28 नवंबर एंड 28 जनवरी को। 28 द मंथ इन विच इनवर्ड सप्लाईज वर रिसीव्ड। कब रिसीव हुई है इनवर्ड सप्लाईज? जून में, अक्टूबर में, दिसंबर में। तो आपको जून की रिटर्न भरनी है 28 जुलाई को, अक्टूबर की रिटर्न भरनी है 28 नवंबर को और दिसंबर की रिटर्न भरनी है 28 जनवरी को। ठीक है। अब आपके पास एक ITC 04 है, ये भरना होता है जॉब वर्क वालों को, ताकि वो अपनी रिपोर्ट्स और डिक्लेरेशन दे पाए। ठीक है। टू रिपोर्ट्स गुड्स सेंट टू और रिसीव फ्रॉम जॉब वर्कर्स। जितने भी जॉब वर्क वालों के रिटर्न है या डिक्लेरेशन है, आपने कुछ सामान भेजा है जॉब वर्क के लिए या फिर आपको रिसीव हुआ है जॉब वर्कर से, तो उसकी आपको एक रिपोर्ट बनानी है, गुड्स सेंट टू और रिसीव फ्रॉम जॉब वर्कर्स। ये हेल्प करता है मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए ऑफ इनपुट और कैपिटल गुड्स। जितने भी इनपुट गुड्स हैं या कैपिटल गुड्स हैं और आपने उनको जॉब वर्क के लिए भेजा है, आपने उनको किसके लिए भेजा है? जॉब वर्क के लिए भेजा है, ताकि आप मिसयूज ना कर पाओ ITC का। इसलिए हम आपसे ये रिटर्न भरवा रहे हैं, ताकि हमें मूवमेंट समझ आती रहे कि जॉब वर्कर के पास कितने आपने गुड्स भेजे हैं, चाहे वो इनपुट नेचर के हैं चाहे वो कैपिटल नेचर के हैं। जितने भी सेंड करे और जितने भी रिसीव करे आपने जॉब वर्कर को। और किसको भरनी है ये रिटर्न? जो भी प्रिंसिपल है जो ये गुड्स को भेज रहा है, जो प्रिंसिपल है जो इन गुड्स को भेज रहा है, उसको भरनी है ये रिटर्न। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको हाफ ईयरली रिटर्न भरनी है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे नीचे है तो आपको एक साल में एक ही बार रिटर्न भरनी है। हाफ ईयरली मतलब एक साल में 2 बारी। ड्यू डेट क्या है? 25 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब 25 अप्रैल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मतलब मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की रिटर्न भर रही हूँ और मैं एनुअल में फॉल करती हूँ, तो माय ड्यू डेट विल बी 25 अप्रैल 2025। ठीक है। आगे बात कर रही हूँ मैं CMP 02। ये भी एक फॉर्म है, ये इंटीमेशन है कॉम्पोजिशन स्कीम का। आपने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करा है, आपने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करा है, तो इसको इंटीमेट भी तो करोगे ना, डिपार्टमेंट को बताओगे ना कि भाई मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ले रही हूँ। तो उसके लिए आपको क्या भरना है? CMP 02। This is the purpose to opt in for composition scheme at the start of the financial year। ये कब बताना है आपको? स्टार्टिंग में। Notifies the GST department that the taxpayer wishes to pay taxes at a fixed rate instead of regular GST। रेगुलर GST नहीं देंगे आप, एक फिक्स रेट होगा उसी पे GST देंगे। कब देना है आपको? 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च तक आपको ये कि मैं 31 मार्च 2000 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की 31 मार्च तक आपको ये भरना है। मतलब आप 24-25 में कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं तो आपको कब भरना है? ये 31 मार्च 24, दैट इज द डेट। इसमें आप भरेंगे, इंटीमेट करोगे। अगर आप 24-25 को भी नेक्स्ट ईयर के लिए इंटीमेशन दे रहे हो, आपके पास ऑलरेडी कॉम्पोजिशन स्कीम ली हुई है, 24-25 में खड़े हैं, आप 25-26 के लिए इंटीमेशन दे रहे हैं, तो 31 मार्च 25 इज योर ड्यू डेट फॉर इंटीमेटिंग कि भाई नेक्स्ट ईयर भी हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ही ऑप्ट कर रहे हैं। गॉट इट? नेक्स्ट ITC 03, ये एक इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल है। रिवर्सल वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस किस को भरना है? अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ITC का रिवर्सल हो रहा है फॉर एनी रीजन आपको ITC रिवर्स करना पड़ रहा है, अगर आप एनी रीजन दैट यू आर स्विचिंग फ्रॉम रेगुलर टू कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर आप स्विच कर रहे हैं रेगुलर से कॉम्पोजिशन स्कीम एनी रीजन की वजह से, फॉर एनी रीजन दैट यू आर स्विचिंग फ्रॉम रेगुलर टू कॉम्पोजिशन स्कीम, और व्हेन गुड्स बिकम एग्जेम्प्ट,
ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने आईटीसी लिया हुआ है बट अब वो गुड्स एग्जेम्प्ट हो गए हैं। इन दो केसेस में आपको आईटीसी रिवर्सल फॉर्म भरना पड़ता है, दैट इज ITC 03 to reverse the ITC that you have already claimed on the stock. To reverse the ITC that you have already claimed on stock when shifting from, because of any reason you are switching from regular to composition scheme, या फिर आपके गुड्स सब एग्जेम्प्ट हो गए हैं तो अब आपको उसका ITC नहीं मिलेगा, आपको उसे रिवर्स करना पड़ेगा। Ensure that the taxpayer does not misuse the credit that are allowed under composition scheme or exempt status. तो आपको डिक्लेयर करना है और रिवर्स करना ITC on existing stocks and capital goods. जो भी लोग स्विच कर रहे होंगे रेगुलर स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम में, उनको ये भरना है, या फिर अगर आपके गुड्स सब एग्जेम्प्ट हो गए आपको ये भरना है। क्या है इसकी ड्यू डेट? 31st of March फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर और व्हेन स्विचिंग स्कीम। जब भी आप स्विच कर रहे हैं स्कीम और या फिर 31st मार्च ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप स्विच कर रहे हैं या फिर आपके एग्जेम्प्ट हो रहे हैं गुड्स, उसकी 31st मार्च उसको फॉलो करेगा। जैसे आपने डिसाइड करा क्या स्विच कर रहे हैं 24-25 में तो 31st में 25 तक आपको ये सारी डिक्लेरेशन देनी है। स्विचिंग करते हुए जैसे स्विच कर रहे हैं आपको 31st में 25 तक ये बताना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं RFD 11 की। RFD 11 इज अ अंडरटेकिंग, इट इज अ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसको मैं LUT भी बोलती हूँ। जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए, टू अप्लाई फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स और सर्विस विदाउट पेइंग IGST, आप कह रहे हो कि मुझसे आप एक्सपोर्ट करा रहे हो तो उस पे IGST मत लो, 0 रेटेड हो सकता है या फिर ये इसलिए भी हो सकता है ताकि हम एक्सपोर्ट्स को प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, टू मोटिवेट मोर एक्सपोर्ट्स इन द नेशन। आप कहोगे IGST हम 0 रेटेड कर देते हैं, राइट। तो अगर आप किसी ऐसे गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें आप IGST नहीं पे करना चाहते हैं तो आप अप्लाई करो for exporting goods and services without paying IGST by furnishing a letter of undertaking। आपको क्या करना पड़ेगा? एक अंडरटेकिंग का लेटर देना पड़ेगा to avoid paying IGST and exports by furnishing LUT। आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया और आपने कहा कि मैं एक्सपोर्ट करूंगा विदाउट पेइंग IGST। तो इससे क्या होता है? 0 रेटेड एक्सपोर्ट्स हो पाते हैं विदाउट द नीड टू पे IGST अप फ्रंट एंड क्लेम रिफंड लेटर। अब क्या हुआ था 0 रेटेड वालों में? क्या होता था कि आपको कह रहे हैं आप अभी दे दो टैक्स IGST एंड देन बाद में उसका रिफंड क्लेम कर लेना। बट अगर आप चाहते हो कि मैं पहले ही नहीं दूं IGST, मुझे देना ही नहीं है, तो आप एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे सकते हैं दैट आई वांट टू मेक एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेइंग IGST। दिस यू हैव टू गिव अंडर RFD 11। अगर आप एक्सपोर्टर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं और आप पेमेंट नहीं करना चाहते IGST की तो आपको RFD 11 में देना पड़ेगा। कब देना होता है? 1 साल में एक ही बार देना होता है, एक्सपोर्ट करने से पहले, दैट इज आइडली बिफोर 31st ऑफ मार्च। चलिए हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप और मैं लेके आई हूँ आपके लिए ATC प्रोग्राम। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि बच्चों को एग्जैक्टली किस चीज़ की ज़रूरत है। आफ्टर लॉट ऑफ एनालिसिस वी केम टू अ कंक्लूजन कि हमारे यूथ को ज़रूरत है स्किल्स की। So here at Sharper we came up with one-stop solution for all your problems, that is ATC program। क्या है मैम इस प्रोग्राम में? So this program is offering you 8 different modules जहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ कोर अकाउंटिंग पे नहीं है, बिकॉज अब हम ये समझ चुके हैं कि सिर्फ कोर अकाउंटिंग करके कोई भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल नहीं बन सकता। यू
want more skills, if you want better salary, better package, if you want to upskill yourself, तो हम लेके आए आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पर हम ऑफर कर रहे हैं आपको 8 डिफरेंट मॉड्यूल्स एट वन प्लेस, जैसे जीएसटी, अकाउंटिंग, कंप्लायंसेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमने ये तो जान लिया है कि हार्ड स्किल्स विल गेट यू द जॉब बट सॉफ्ट स्किल्स विल गेट यू फायर्ड। सो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइड लॉज एंड मच मोर। सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने लेके आएंगे। Why do we want to limit ourselves to just concepts? हम चाहते हैं कि आपको conceptual clarity के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखाया जाए। क्यों ना जीएसटी के पोर्टल पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करनी सीख लें, क्यों ना रियल टाइम जीएसटीआर 1, 3B, 9 कैसे भरना है, सब कुछ हमें एक जगह पे सिखा दिया जाए। आखिर ऑफिस में जाके करना तो यही है, तो किस बात की देरी है? Go ahead and enroll yourselves in ATC program. This is Radhika Dua signing off. That was it. अब पूरी टाइमलाइन देख लेते हैं कि कब कब आपको भरनी होती है कौन सी रिटर्न्स। ये मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाया है ताकि कोई सी भी डेट मिस नहीं हो। 10 तारीख को रिटर्न भरनी है किसको? जो टीडीएस डिडक्टर्स हैं। कौन से फॉर्म में भरोगे? जीएसटीआर 7 में। 10 ही तारीख को ई कॉमर्स ऑपरेटर वालों को भी टीसीएस फाइल करना है, किसमें? जीएसटीआर 8 में। फिर 11 तारीख को या 13 तारीख, अगर आप क्यूआरएमपी में तो 13 तारीख और अगर मंथली स्कीम में तो 11 तारीख। तो आपको क्या भरना है? रेगुलर टैक्स पेयर्स को अपनी आउटवर्ड सप्लाईज डिक्लेयर करनी है। किसमें करोगे? जीएसटीआर 1 में। फिर 13 ही तारीख को आप आईएसडीज हैं, जितने भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसमें? जीएसटीआर 6 में। 13th को ही एनआरस को, जितने भी नॉन रेसिडेंट्स हैं और अपनी जितनी भी आपकी इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज हुई हैं उसको रिपोर्ट करो, किसमें करोगे? जीएसटीआर 5 में। फिर 10 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। अब हम 20 तारीख पे आ गए। अगर आप मंथली स्कीम में हैं और अगर आप क्यूआरएनपी स्कीम में है तो 22 या 24। तो आपको क्या भरना है? जीएसटीआर 3B। किसको भरना है? ये जितने भी रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं। उसमें आपको एक समरी बनानी है टैक्स की और पेमेंट करनी है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट। अब हम बात कर रहे हैं 20 तारीख को जितने भी ऑइडा प्रोवाइडर हैं उनको भी अपनी जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज उन्होंने इंडिया में प्रोवाइड करी हैं उनको भी बताना है, किसमें? जीएसटीआर 5A में। 18th ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर की 18 तारीख तक कॉम्पोजिशन डीलर वालों को टैक्स पेमेंट करनी है, किसमें? सीएमपी 08 में। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, जीएसटीआर 1 अगर आप भर रहे हो क्वार्टरली, उसकी ड्यू डेट क्या है? 13। 3B भर रहे हो क्वार्टरली तो उसकी ड्यू डेट क्या है? 22 या 24। सीएमपी के लिए 18। ठीक है, एनुअल रिटर्न्स कब कब भरनी है? 30 अप्रैल को जीएसटीआर 4 भरनी है, किसको? कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को। 25 अप्रैल को किसको भरना है? आईटीसी 04 भरना है, जॉब रिलेटेड वर्क के लिए, जॉब वर्क रिलेटेड यूनिट्स के लिए। 31 दिसंबर को जीएसटीआर 9 भरना है, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो गया है तो। 31 दिसंबर को ही 9C भी भरना है, अगर आप और बड़े टैक्स पेयर हैं, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो गया, आपको रिकंसाइल कराने अपने बुक्स, अपने अकाउंट्स, रिटर्न्स के साथ। अगर आपने डी रजिस्टर करा रहे हो अपने आप को, तो आपको विद इन 3 मंथ्स ऑफ कैंसिलेशन जीएसटीआर 10 भरना है। अगर आप यूआईएन होल्डर्स हैं तो आपको बाय 28th ऑफ द फॉलोइंग मंथ आपको जीएसटीआर 11 भरनी है। अगर आप कॉम्पोजिशन के लिए ऑप्ट इन कर रहे हैं तो बाय 31st ऑफ मार्च, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आपको सीएमपी 02 देना है। अगर आप मूव कर रहे हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में या फिर एग्जेम्प्टेड गुड्स में जा रहे, स्विच कर रहे हो, या फिर आपके गुड्स अब एग्जेम्प्ट हो गए हैं, तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे? आईटीसी 03 भरोगे। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो विदाउट पेइंग आईजीएसटी तो आपको एलयूटी देना है, उसका नाम क्या है? आरएफडी 11। मंथली कंप्लायंस ये है। 10 तारीख को जीएसटीआर 7 8 है, 11 तारीख को जीएसटीआर 1 है, 13 तारीख को जीएसटीआर 1 क्यूआरएमटी वालों के लिए है, 5 भी तभी देना है, 6 भी तभी देना है।
3B 20 तारीख को देना है और 5A भी 20 तारीख को देना है। 3B अगर आप QRMP में है तो 22 या 24 तारीख को देना है। एंड ऑफ द क्वार्टर में CMP 08 देना है। दिस इज द क्वार्टर। आप इसको ध्यान दे दो। इफ यू टैग दिस इन योर सिस्टम, अगर आप अपने सिस्टम में एक टैग बना दोगे ऐसे, तो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे कोई सी भी डेट। बोथ दीज, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। बोनस टिप मैं आपको आज दे रही हूँ। File GSTR1 before 3B because outward supply data in GSTR1 help in auto-populating 3B and support ITC claim for recipient. This is very very important for all the filers. आप 1 पहले भरो और 3B बाद में भरना। Late GSTR1 filing में delay your customer's ability to claim ITC. अगर आप लेट भरोगे ना GSTR1 तो आपका जो कस्टमर है उसको ITC नहीं मिलेगा या फिर लेट मिलेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आई हैव टोल्ड यू जितनी भी रिटर्न्स हैं, जितनी भी पॉसिबल रिटर्न्स हैं, जितने भी टाइप के कस्टमर्स हैं, टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ स्कीम्स, आई हैव टोल्ड यू ऑल। देयर इज नथिंग लेफ्ट। आपको चेक करना है आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, and then you have to fill your forms accordingly. Your forms and your returns are very very important so that you do not fall under any sort of penalties or scheme fines, any sort of non-filing delays or any sort of penalties, any sort of interest जो non-filing की वजह से या delay की वजह से आपको लग सकता है। So that's it from my side. Take care everybody. मिलते हैं next class में. Till then, be a nice person, give your best and always 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 try to move forward. ध्यान रखेंगे जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जो आगे होगा वो बेहतरीन होगा। So be in the present, don't be anxious about the future, just give your best. That's it from my side. Take care, bye bye.